नमस्कार। वेलकम टू एमटी वर्ल्ड। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में एक टॉपिक कवर करेंगे, क्या ना, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक हम लोग आज कवर करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का। तो सबसे पहले हम लोग स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में कुछ डेफिनेशन देखेंगे, ना, स्टेरिलाइजेशन किसको बोला जाता है, फिर डिसइंफेक्टेंट किसको बोला जाता है, ये थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे। मतलब स्टेरिलाइजेशन का जो डेफिनेशन है, इसमें हम लोग को क्या करना है, स्टेरिलाइजेशन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे, उसको कोई भी फॉर्म में रहे, उसको हमको मारना है। मेरा मेन एम वही है। तो इसका डेफिनेशन में क्या बोलना है, इट इज द प्रोसेस by which an article surface or medium is made free of all microorganism either in vegetative or spore form। दोनों वेजिटेटिव फॉर्म या स्पोर फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, दोनों में हमको, दोनों को ही हमको ना, क्या ना, किल करना है, इसको किल करना है। कोई भी सरफेस या आर्टिकल में ये रहा है तो इसको हमको मारना है। इसको स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है। फिर डिसइंफेक्शन का किसको बोला जाता है, इट मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन बट नॉट नेसेसरीली स्पोर। मतलब इसमें जो मेन फर्क है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में, क्या ना, स्टेरिलाइजेशन में दोनों फॉर्म हम लोग का किल होता है, डिसइंफेक्शन में ओनली, क्या ना, वेजिटेटिव फॉर्म, वेजिटेटिव फॉर्म हम लोग को किल करता है। इसमें कोई ना, स्पोर को हम लोग किल नहीं करते हैं, इसमें पोर किल नहीं होता है डिसइंफेक्टेंट में। फिर आता है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, वो हम लोग ना लिविंग टिश्यू के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि ना कोई भी इंफेक्शन हो रहा है, उसको कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म कर रहा है, उसका ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको एंटीसेप्टिक्स बोला जाता है। फिर एसेप्सिस क्या, वो किसको बोलते हैं, नहीं, वो एक तरीका का टेक्निक है जिसके चलते कहीं पे इंफेक्शन हुआ है, उससे कहीं जो टिश्यू अनइन्फेक्टेड है उसको प्रिवेंट, उसका इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग एसेप्सिस बोलते हैं। तो एसेप्सिस, एंटीसेप्टिक्स, ये, और उधर हम लोग का स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट, एंड ये चारों डेफिनेशन हमको याद करना है। फिर आता है जो स्टेरिलाइजेशन का मेथड है जितना, एक तो सबसे मेन पॉइंट है फिजिकल मेथड हम लोग का, और एक केमिकल मेथड से हम लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं। फिजिकल मेथड में सबसे पहले हम लोग नेचुरली जो करते हैं, सनलाइट करते हैं, फिर हीट, ओजोन, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन। और केमिकल मेथड्स में क्या क्या है ना, अल्कोहल है, एल्डिहाइड, फेनॉल, हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉल्ट, सरफेस एक्टिंग एजेंट, डाई, वेपर फेज, डिसइंफेक्टेंट एंड इसके चाहे, ये जो वेरियस मेथड दिया है फिजिकल और केमिकल, इससे हम लोग कोई भी चीज को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल मेथड देखेंगे। ये जो सनलाइट हम लोग का है, ये क्या ना, अल्ट्रा वायलेट रे इसमें रहता है, जो हम लोग को नेचुरली बैक्टीरिया को किल कर देता है। कहाँ कहाँ हमें ये ज्यादा से ज्यादा हम लोग देखते हैं कहाँ यूज हो रहा है ना, वाटर टैंकी में, रिवर, लेक्स, ये सब जगह का जो पानी स्टेरिलाइज हो रहा है, वो यूवी रे से हो रहा है। फिर हीट में क्या है, हीट ही बोल रहा है, हीट इज द मोस्ट रिलायबल एंड कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। हीट से हम लोग जब स्टेरिलाइज करते हैं, हम लोग का ना दो तरह का हीट को यूज करते हैं। एक तो ड्राई हीट, मतलब ये सूखा हीट है, और एक मॉइस्ट हीट, मतलब ये हम लोग वेपर से करते हैं, मॉइस्ट, इसमें पानी है। सूखा जो ड्राई हीट्स, उसका हम लोग का प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे काम करता है, इसमें बैक्टीरियल प्रोटीन को ये डीनेचर कर देता है, फिर ऑक्सीडेटिव डैमेज देता है, फिर टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल ये बढ़ा देता है बैक्टीरिया के अंदर। फिर मॉइस्ट हीट में आते हैं, इसका कैसे काम करता है, ये ना बैक्टीरियल प्रोटीन के डीनेचर कर देता है, संगे कोआगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन करता है। तो दोनों का ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। तो ये जो हम लोग हीट स्टेरिलाइज कर रहे हैं, बा कोई भी चीज से स्टेरिलाइजेशन कर रहे हूँ, उसमें कुछ
फैक्टर रहता है। जैसा हम लोग का ये हीट के लिए अगर देखें तो वो कौन कौन सा तरीका का हीट है, ड्राई है या मॉइस्ट हीट, हीट उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर टेम्परेचर और ड्यूरेशन, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना थोड़ा कम ड्यूरेशन हमको देना पड़ेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर ड्राई हीट में आते हैं। ड्राई हीट में हम लोग का कुछ अलग अलग टेक्निक है। सबसे पहला टेक्निक है रेड हीट। ये कहाँ करते हैं, कोई भी इनोकुलेटिंग लूप और वायर्स जो है या टिप्स ऑफ द फॉरसेप जो है, ये सब को ना रेड हीट करते हैं। रेड हीट मतलब उसको फ्लेम में हम पकड़ के रखेंगे जब तक ना वो क्या ना रेड हो जाता है, तब तक उसको हम लोग पकड़ पकड़ के रखेंगे फ्लेम में। ए, तो अगर वो क्या ना कोई भी चीज जो लूप या टिप्स हो गया फॉरसेप का, अगर रेड हो गया मतलब उसके अंदर जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो मर गया। तो हम लोग रेड हीट कहाँ यूज करते हैं, इनोकुलेटिंग लूप एंड वायर्स को स्टेरिलाइज करने के लिए। फिर टिप ऑफ फॉरसेप, इसको हम लोग यूज करते हैं। फिर फ्लेमिंग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, फ्लेमिंग मतलब थोड़ा सा फ्लेम कर दिया, ग्लास स्लाइड के ऊपर फ्लेम कर दिया, फिर स्कैल्पेल के ऊपर फ्लेम कर दिया, माउथ ऑफ कल्चर बोतल, और ये सबको ना एक बार कोई भी फ्लेम के ऊपर से हम लोग गुजार लेते हैं, थोड़ा हीट कर लेते हैं, उसी को फ्लेमिंग बोल रहा है। फिर इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब हम लोग पूरा जो चीज है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब पूरा चीज जला दिए, इंसिनरेट कर दिया। इसको क्या क्या चीज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, सॉलिड डेड ड्रेसिंग, मतलब जो ड्रेसिंग किया है उसका जो वो वेस्ट जनरेट हुआ उसको हम लोग जला देते हैं। फिर एनिमल कार्केसेस मतलब एनिमल बॉडी, फिर बेडिंग, जो कॉन्टामिनेटेड बेडिंग होता है उसको भी हम लोग इंसिनरेट कर देते हैं। फिर और एक आता है ना हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एक हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज स्टेरिलाइज कर सकते हैं ना, ग्लास वायर जितना है सारे को हम लोग स्टेरिलाइज कर सकते हैं, स्कैल्पेल, सीजर, फिर लिक्विड पैराफिन और फैट को भी हम लोग इसमें स्टेरिलाइज कर सकते हैं। फिर हम लोग इसमें हॉट एयर ओवन को थोड़ा और पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है हॉट एयर ओवन, हम लोग का मोस्ट वाइडली यूज करते हैं ये मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में, क्या ना ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में हॉट एयर ओवन को हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका जो होल्डिंग टेम्परेचर, हम लोग कितना टेम्परेचर में कितना टाइम रखेंगे। हॉट एयर ओवन में अभी 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 2 घंटा हम लोग रखेंगे इसको। अगर हम लोग टेम्परेचर और भी बढ़ाते हैं तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 आवर, 1 आवर एवं एंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 30 मिनट्स हम लोग रखते हैं। फिर इसमें अगर स्टेरिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कंट्रोल यूज कर सकते हैं, बैसिलस सबटिलिस स्पीसीज, सब स्पीसीज नाइगर को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको छोड़ के थर्मोकपल्स भी हम लोग यूज करते हैं, और ब्राउन ट्यूब भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेरिलाइजर कौन सा पॉइंट यू इम्पोर्टेंट है, हम लोग का स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल इम्पोर्टेंट है हॉट एयर ओवन के लिए, और होल्डिंग टाइम हम लोग का इम्पोर्टेंट है 160 डिग्री टेम्परेचर में 2 घंटा। फिर आते हैं हम मॉइस्ट टेम्परेचर में। मॉइस्ट टेम्परेचर हम लोग में जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं वो 3 तरीके के कर सकते हैं। एक तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी स्टेरिलाइज कर सकते हैं, एक 100 डिग्री टेम्परेचर में कर सकते हैं, और एक 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में कर सकते हैं। फिर 100 डिग्री नीचे हम लोग कई तरह का प्रोसेस यूज करते हैं। जैसा सबसे पहला प्रोसेस है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। हम लोग जो मिल्क होता है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग पास्चुराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। ये पास्चुराइजेशन टेक्निक ना लुई पास्चुर ने डेवलप किया है। इसमें दो तरीका मेथड है, एक तो होल्डर मेथड, एक फ्लास्क मेथड। होल्डर मेथड में हम लोग क्या ना ये मिल्क को 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 30 मिनट तक बॉयल करते हैं, और फ्लास्क मेथड में मिल्क को 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 20 सेकेंड के लिए बॉयल करते हैं, फिर उसी को तुरंत हम लोग कितना इतना 13 डिग्री सेंटीग्रेड में कूलिंग कर लेता हूँ दूध को, तो उसमें स्टेरिलाइज हो जाता है। इसमें होल्डर्स मेथड में एक एक्सेप्शन आता है ना, कॉक्सियला बुर्निटी, अगला स्लाइड में हम लोग देखेंगे। वो क्या ना ये होल्डर मेथड को रेजिस्ट कर लेता है, मतलब उसमें वो मरता नहीं है।
फिर आता है लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्माल्डिहाइड। इसमें हम लोग क्या ना फॉर्माल्डिहाइड का यूज करते हैं। अगला सा हम अगले पढ़ेंगे ये सारा। फिर आते हैं इंस्पिसेशन, एंड इसमें 80 से 85 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग क्या ना आधा घंटा, हाँ, 3 दिन कॉन्जिक्यूटिव, 3 दिन लगातार 3 दिन हम लोग इसको हीट करेंगे 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में आधा घंटा। इसको इंसिपिसेशन कहते हैं। फिर वैक्सीन बाद ना 60 डिग्री टेम्परेचर और में 1 घंटा हम लोग रखेंगे। जैसे जैसे इसमें दिख रहा है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर क्या ना घटा रहा है, उसमें उसका टाइमिंग हम लोग ज्यादा दे रहा हूँ। फिर आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम लोग का है ना बॉइलिंग है 10 to 30 मिनट्स 100 डिग्री में। फिर टिंडलाइजेशन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 20 मिनट्स ऑन 3 consecutive डे। फिर स्टीम स्टेरिलाइजर और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 90 मिनट है। फिर एट टेम्परेचर अबव 100 डिग्री में एक हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है, एक मेथड है क्या ना ऑटोक्लेव। अंडर प्रेशर में करते हैं, उसका टेम्परेचर कितना रहता है 121 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड टेम्परेचर 15 मिनट के लिए रखते हैं। 15 स्क्वायर इंच 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर में हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग का जो प्रोसीड्योर है मॉइस्ट हीट का, ये सारा है। इसको हम लोग थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। बोल रहा है ऑल नॉन स्पोरिंग पैथोजन सच एज माइक्रोबैक्टीरिया, Brucella and Salmonella are killed, except Coxiella burnetii, which, being relatively heat resistant, may survive in the Holder's method। तो होल्डर्स मेथड में जितना बैक्टीरिया है, नॉन स्पोरिंग पैथोजन, माइक्रोबैक्टीरियम, ब्रूसेला, साल्मोनेला, सारा मर जाता है। ओनली ये कॉक्सियला जो बुर्नेटी है, ये होल्डर्स मेथड को रेजिस्ट कर लेता है, मतलब इसमें जिंदा रहता है। ये एक पॉइंट है हम लोग का इम्पोर्टेंट है। फिर सम सीरम और एग मीडिया सच एज एलजे मीडिया, लोबलर सीरम फ्लॉप और स्टेरिलाइज्ड बाय इंस्पिसेशन। तो हम लोग इंस्पिसेशन जो मेथड था उसमें क्या क्या स्टेरिलाइज कर सकते हैं, एक तो एलजे मीडिया और लोबलर सीरम फ्लॉप हम लोग इसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। और इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना, इंस्पिसेटर हम लोग स्टेरिल अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। फिर आता है वैक्सीन बात। जो बैक्टीरियल वैक्सीन बनता है आर स्टेरिलाइज बाय इन ए स्पेशल वैक्सीन बाथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। इसमें जो वैक्सीन बाथ होता है, इसमें हम लोग कोई भी सीरम और बॉडी फ्लूइड को भी स्टेरिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा ना, 56 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग का टेम्परेचर रखना पड़ेगा। इसको हम लोग कुछ दिन कॉन्जिक्यूटिव, इफ कुछ सेवरल डेज हम लोग को करना पड़ेगा। एक दिन करने से ये सीरम व बॉडी फ्लूइड स्टेरिलाइज नहीं होता है, कुछ दिन करना पड़ता है। फिर LTSF, इसका फुल फॉर्म है लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्माल्डिहाइड। तो इन दिस मेथड बोल रहा है स्टीम एट सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एट द टेम्परेचर ऑफ द 75 डिग्री सेंटीग्रेड विद द फॉर्माल्डिहाइड वेपर इज यूज्ड। तो इसमें हम लोग फॉर्माल्डिहाइड वेपर यूज करता हूँ 75 डिग्री सेंटीग्रेड में। और इसका काम अच्छे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग एज ए कंट्रोल स्टीरियो थर्मोफिलस बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस का हम लोग यूज करते हैं। फिर आता है ये क्या ना ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का जो, सॉरी सॉरी, ये ऑटोक्लेव नहीं, ये टिंडलाइजेशन है। स्टीम ऑन 100 सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स ऑन 3 consecutive days इज यूज्ड। ये टिंडलाइजेशन उसको बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिंडलाइजेशन और इंटरमीडिएट एट स्टेरिलाइजेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कहाँ से ना, इंटरमीडिएट स्टेरिलाइजेशन हम लोग किसको बोलते हैं। तब ऑप्शन में टिंडलाइजेशन, इंस्पिसेशन ये सारा दे के रखता है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। और इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 20 मिनट से। टिंडलाइजेशन जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है। फिर आते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का हम लोग का स्टेरिलाइजेशन कंडीशन क्या है, 121 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग 15 मिनट के लिए रखेंगे। 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर में रखेंगे। इसका ऑल्टरनेटिव हम लोग का क्या है, 126 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 20 पाउंड पर स्क्वायर इंच फॉर 10 मिनट्स। और 133 डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड में 30 पाउंड पर स्क्वायर इंच में 3 मिनट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है
ऐसे ऐसे हम लोग का टाइम भी घट रहा है ऑटोक्लेव में। फिर आता है ना स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल। ये जो ऑटोक्लेव का स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। एक तो थर्मोकपल्स यूज कर सकता हूँ, बैक्टीरियल स्पोर ऑफ द बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। केमिकल इंडिकेटर बाउंस ट्यूब यूज कर सकते हैं, और या तो ऑटोक्लेव टेप हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग केमिकल जो डिसइंफेक्टेंट है उसके ऊपर। एक सबसे पहला क्या है ना, ओजोन है। इसमें क्या ना, ओजोन में हम लोग का लो टेम्परेचर में हम लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं। लो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना रहता है, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। लो टेम्परेचर में कोई स्टेरिलाइजेशन हो रहा है तो वो ओजोन से हो रहा है हम लोग का। ये जो ओजोन है, कम से कम हम लोग का क्या ना 10⁶ इस उसका स्टेरिलाइजेशन एश्योरेंस देता है फॉर 4 घंटा तक। मतलब एक बार स्टेरिलाइजेशन करेंगे तो 10⁶ संख्यक बैक्टीरिया गायब हो जाएगा उधर से 4 घंटा तक, मतलब मर जाएगा। फिर आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के चलते हम लोग क्या ना, फिल्ट्रेशन जो फिल्टर का जो पोर साइज है उससे हम लोग कुछ छान सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया या कोई भी लिक्विड हो गया, उसको छान के हम लोग स्टेरिलाइज कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन सब्सटेंस व्हिच इज गेट डैमेज्ड बाय हीट प्रोसेस, जैसा सीरम हो गया, शुगर हो गया, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन हो गया, ये सबको हम लोग फिल्टर से ऐसे छान के उसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। द पोर साइज ऑफ द फिल्टर इज अराउंड 0.075 micrometer in the diameter, which retains bacteria but allow the virus and mycoplasma to pass through the filter. Therefore, filter and preparation are not safe for clinical uses. इसको छोड़ के फिल्ट्रेशन में और कुछ पॉइंट है, उसमें क्या कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ। इसमें कुछ कुछ फिल्टर टाइप से, इसमें कुछ कुछ जैसा सबसे पहला फिल्टर टाइप है एक तो कैंडल फिल्टर। कैंडल फिल्टर ये हम लोग का एक इम्पोर्टेंट है टाइप में। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। फिर हम लोग का इसका एग्जांपल हम लोग का क्या क्या है कैंडल फिल्टर का, बार्कफिल्ड और अनब्लीच्ड पोर्सिलेन फिल्टर, चेम्बरलेन फिल्टर। बार्कफिल्ड और चेम्बर चेम्बरलेन फिल्टर। फिर आता है एक तो एस्बेस्टस फिल्टर। एस्बेस्टस फिल्टर इसका एग्जांपल है ना सीच फिल्टर। इसमें ये जो एस्बेस्टस बनता है क्या ना, मैग्नीशियम सिलिकेट से बनता है। सिलिकेट से बनता है।
फिर और एक टाइप का फिल्टर आता है, क्या ना, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। चौथा टाइप का फिल्टर जो आता है हम लोग का, क्या ना, मेम्ब्रेन फिल्टर। ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, इसमें क्या ना, एज ए फिल्टर हम लोग क्या मेम्ब्रेन यूज करते हैं ना, सेलुलोज एसिटेट एस्टर हम लोग यूज करते हैं। सेलुलोज एस्टर एस्टर हम लोग यूज करते हैं। इसका पोर साइज हम लोग का लगभग, पोर साइज इसका होता है 0.015 टू वो कितना ना, 12 माइक्रोमीटर होता है इसका पोर साइज। फिर आता है हम लोग का एयर फिल्टर। एयर फिल्टर में हम लोग का एक नाम आता है हेपा। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, हेपा फिल्टर। इसका फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी एफिशिएंसी पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट एयर फिल्टर फिल्टर का ये कहाँ हम लोग यूज करते हैं ना, हम लोग बैक्टीरियोलॉजी में जो लैमिनार एयर फ्लो यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं लैमिनार एयर फ्लो। वो वो है, उसमें यूज करते हैं। इसका जो पोर साइज होता है, इसका कितना ना, 0.3 माइक्रोमीटर पोर साइज होता है। और एक फिल्टर आता है सीरिंज फिल्टर। तो सीरिंज फिल्टर में हम लोग का ना बॉडी फ्लूइड स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइजेशन हम लोग करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का फिल्टर का, जो जो पॉइंट था हम लोग देख लिए। तो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट इधर क्या है ना, हेपा फिल्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा। ये एयर फिल्टर में हेपा फिल्टर आता है। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर लैमिनार एयर फ्लो में यूज करता है। इसका पोर साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। तो फिल्ट्रेशन हम लोग देख लिया, इसके बाद देखेंगे क्या, रेडिएशन। हम लोग को ना रेडिएशन के माध्यम से भी हम लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो रेडिएशन, दो तरह का रेडिएशन हम लोग यूज करते हैं। एक तो क्या ना, आयोनाइजिंग रेडिएशन, और एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सा होता है, एक तो गामा रे होता है, एक्स रे और कॉस्मिक रे, ये तीनों हो जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या है, यूवी रे और इंफ्रारेड। गामा, ये जो रेडिएशन होता है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए ना कोबाल्ट 60 को हम लोग एज ए सोर्स यूज करते हैं। गामा रेडिएशन फ्रॉम कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इसमें करते हैं। फिर स्टेरिलाइजेशन क्या क्या करते हैं, डिस्पोजेबल आइटम सच एज प्लास्टिक सिरिंज, स्वाब, कैनुला, कल्चर प्लेट, ये सब हम लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ये जो आयोनाइजेशन रेडिएशन है, इसको और एक नाम दिया गया है, क्या ना, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। इसमें कोई हीट जनरेट नहीं होता है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग का इम्पोर्टेंट है, हाँ। फिर बैसिलस प्यूमुलिस इज यूज्ड एज द स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल। इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन में बैसिलस प्यूमुलिस को स्टेरिलाइजेशन एज ए कंट्रोल हम लोग यूज करते हैं।
फिर हम लोग का नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक तो है, दो रे है, एक यूवी और एक इंफ्रारेड। इंफ्रारेड यूज करते हैं क्या ना, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिरिंज एंड कैथेटर के लिए। इट एक्ट्स बाय द डीनेचुरेशन ऑफ द बैक्टीरियल प्रोटीन एंड इंटरफेरेंस विद द डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम लोग का रेडिएशन में ये दो चार पॉइंट हमको याद करना है। आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सा है, कौन कौन सा रे है, और नॉन आयोनाइजिंग में कौन कौन सा है। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन किसको बोला जाता है, और सब में क्या क्या हम लोग स्टेरिलाइज कर सकते हैं। फिर कुछ कुछ फैक्टर है जो डिसइंफेक्टेंट का पोटेंसी को मेजर करने के लिए, जैसा कॉन्सेंट्रेशन, टाइम ऑफ एक्शन, पीएच, ये सारा सारा है, हम लोग को उतना जरूरत नहीं है। फिर डिसइंफेक्टेंट जो है उसको हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होता है, एक इंटरमीडिएट और एक लो लेवल। हाई लेवल उसमें क्या ना, वायरिसिडल, स्पोरिसिडल और बैक्टीरियसिडल ये साथ दिखाएगा, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, स्पोर सारे को किल कर देगा। इंटरमीडिएट में इसमें भी वायरस, बैक्टीरिया, स्पोर तीनों किल हो जाता है। फिर आते हैं ना केमिकल जो मेथड है हम लोग का स्टेरिलाइजेशन का, जैसा पढ़े थे, तो उसके सबसे पहला है अल्कोहल। अल्कोहल हम लोग जो यूज करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, ये दोनों अल्कोहल को हम लोग एज ए स्टेरिलाइजर या डिसइंफेक्टेंट हम लोग यूज करते हैं। दे आर डीनेचुरिंग द बैक्टीरियल प्रोटीन, इसको क्या ना, बैक्टीरियल प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और बैक्टीरिया को रैपिडली किल कर देता है। बैक्टीरियल प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और रैपिडली किल बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ट्यूबरसेल बैसिली को भी ये किल कर देता है। बोल रहा है अल्कोहल का कोई भी स्पोरिसिडल और वायरिसिडल एक्टिविटी नहीं है, तो मतलब इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किसी का भी कोई वायरस को और स्पोर को मारने का कैपेसिटी नहीं है। फिर आता है फॉर्माल्डिहाइड। क्या बोल रहा है, फॉर्माल्डिहाइड जो है बैक्टीरियासिडल, स्पोरिसिडल और वायरिसिडल, ये बैक्टीरिया, स्पोर, वायरस सबको किल कर सकता है। इट इज यूज बोथ एज द एक्वा सॉल्यूशन एंड गैसियस फॉर्म, पानी में भी पानी के साथ भी यूज कर सकते हैं, गैस के साथ भी। 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑन ऑफ फॉर्मेलिन इज रूटीनली यूज्ड। फिर आते हैं ग्लूटाराल्डिहाइड, ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं ना, इसको हम लोग सबसे पहले जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं, सिस्टोस्कोप, एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, इसको स्टेरिलाइजेशन में हम लोग ग्लूटाराल्डिहाइड हम लोग यूज करते हैं। ये क्या ना, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस सबके लिए ये एक्टिव है, एक इन पे एफिशिएंट है। फिर ये अल्सो स्पोर के लिए भी ये काम करता है। फिर इसका हम लोग ना 2% बाफर सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं, जो मार्केट में मिलता है, उसका क्या नाम है, सीडेक्स नाम से मार्केट में मिलता है। फिर हम लोग कुछ कुछ और चीज भी स्टेरिलाइज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, एंडोट्रैकियल ट्यूब, फेस मास्क, ये सारा चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आता है फेनल। फेनल को हम लोग यूज करते हैं एज ए बैक्टीरियासिडल एक्शन, इससे बैक्टीरिया को मारता है। जैसा कुछ कुछ हम लोग को मार्केट में सॉल्यूशन मिलता है, जैसा क्रेसॉल एंड लाइजोल। क्रेसॉल से क्या बनता है, लाइजोल इज ए सॉल्यूशन, क्रेसॉल कंटेनिंग है ये सॉल्यूशन। लाइजोल जो मार्केट में हम लोग का लाइजॉल मिलता है, उसमें ना क्रेसॉल पाया जाता है। क्रेसॉल इज ए, सॉरी, लाइजॉल इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्रेसॉल्स इन सोप। तो लाइजॉल में क्या है, क्रेसॉल प्लस सोप है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज स्टेरिलाइजेशन एंड ऑफ द इन्फेक्टेड ग्लास वायर, क्लीनिंग फ्लोर्स एंड डिसइंफेक्शन ऑफ एक्सक्रीटा। फिर क्लोरोहेक्सिडिन इन जो सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, सेवलॉन इज वाइडली यूज्ड इन द वुंड। जो सेवलॉन होता है उसमें क्या 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 रहता है ना, क्लोरोहेक्सिडिन और सेट्रिमाइड हम लोग का सेवलॉन में रहता है। फिर आता है क्लोरोजाइलॉल, और ये भी हम लोग क्या ना डेटॉल में यूज करते हैं। क्लोरोजाइलॉल जो हम लोग डेटॉल सॉल्यूशन यूज करते हैं, उसमें ना क्लोरोजाइलॉल रहता है। तो सेवलॉन में हम लोग का रहता है क्लोरोहेक्सिडिन, सेट्रिमाइड। डेटॉल में रहता है से क्लोरोजाइलॉल। और लाइजोल में क्या रहता है, क्रेसॉल प्लस सोप। हेलोजन जो गैस है हम लोग को, उसमें कुछ कुछ क्या क्या गैस हम लोग एज ए स्टेरिलाइजर यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट। एक तो क्लोरीन हो गया और एक आयोडीन हो गया, ये दोनों को हम लोग यूज करते हैं। क्लोरीन को कहाँ यूज करते हैं ना, वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। वाटर
जैसे स्विमिंग पूल हो गया, डेयरी इंडस्ट्री में वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग क्लोरीन यूज करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरामाइन ऑल्सो यूज कर सकते हैं एज ए क्लोरीन सोर्स, क्लोरीन कंपाउंड एज ए। फिर आयोडीन इन ए अल्कोहलिक एन एक्वा सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए स्किन डिसइंफेक्टेंट। फिर आता है कंपाउंड ऑफ आयोडीन विथ सरफेस एक्टिंग एजेंट नॉन एज आयोडोफॉर्स। जैसा बिटाडीन इज वन एग्जांपल ऑफ कॉमनली यूज्ड आयोडोफॉर। तो बिटाडीन क्या है ना, हम लोग का वन टाइप ऑफ आयोडोफोर है। इसमें आयोडीन रहता है और सरफेस एक्टिंग एजेंट रहता है। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग कुछ एजेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग का मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको हम लोग कितना कॉन्सेंट्रेशन में यूज कर सकते हैं, मेनली 3 to 6% का कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ा देते हैं 10 to 25% तक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्पोर को भी हम लोग का किल कर सकता है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है पारासिटिक एसिड। ये इसको हम लोग ना प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन में यूज करते हैं। फिर आता है प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन, इसमें केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। क्या ना, H2O2 अकेला यूज कर सकते हैं, या तो मिक्सचर ऑफ H2SO2 एंड पारासिटिक एसिड हम लोग यूज करते सकते हैं। तो प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन में हम लोग का जो केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, एक तो पारासिटिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर आता है वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट। वेपर फेज में क्या ना, फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग यूज करते हैं और इथिलीन इन ऑक्साइड को हम लोग यूज कर सकते हैं। वेपर फेज में हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड गैस? ऑपरेशन थिएटर हो गया, वार्ड हो गया, लेबोरेटरी हो गया, इधर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ना फॉर्म फ्यूमिगेशन सॉल्यूशन एज ए क्या यूज कर सकते हैं ना, फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, तब हम लोग फ्यूमिगेशन में फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं। तो इथिलीन ऑक्साइड इज acts by the alkylating the amino carboxyl and hydroxyl and sulfitol group in the protein molecules. In addition, it reacts with the DNA and RNA. Bacillus globigi has been used as the biological control for the testing of ethylene oxide sterilizer. तो हम लोग का इधर फ्यूमिगेशन इंपॉर्टेंट है। फ्यूमिगेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं ना, फॉर्मल्डिहाइड गैस। तो अभी इतना जो हम लोग पढ़े हैं, किसको कैसे स्टेरिलाइज करना है, उसका एक पेज पे आ गया। हम लोग किसको किसके चलते क्या स्टेरिलाइजेशन करेंगे। इनोकुलेटिंग वायर और लूप्स के लिए हम लोग रेड हीट करेंगे। ग्लास वायर, सिरिंज, इंच, पाइपेटरी, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, यूनिवर्सल कंटेनर, ऑयली फ्लूइड, ये सब के लिए हम लोग ना हॉट एयर ओवन करेंगे, हॉट एयर ओवन में। फिर डिस्पोजेबल सिरिंज एंड अदर डिस्पोजेबल आइटम्स गैमा रेडिएशन में करेंगे। कल्चर मीडिया ऑटोक्लेव करेंगे। कल्चर मीडिया कंटेनिंग सीरम और एग, उसके लिए हम लोग टिंडलाइजेशन करेंगे। फिर टॉक्सिन, सीरम, शुगर, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, उसके लिए हम लोग ना क्या ना फिल्ट्रेशन करेंगे। मिल्क के लिए हम लोग पास्चुराइजेशन करेंगे। सिस्टोस्कोप, एंडोस्कोप, ग्लूटाराल्डिहाइड यूज करेंगे। स्टेरिलाइजेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर के लिए फॉर्मल्डिहाइड गैस, क्या ना, फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन। फिर इन्फेक्टिव मटेरियल लाइक सॉलिड ड्रेसिंग, बेडिंग, एनिमल कार्केसेस के लिए हम लोग इंसिनरेशन करेंगे। स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्या टिंचर आयोडीन यूज करते हैं। एप्रोन, ग्लव्स, कैथेटर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सेप्ट शार्प लिखा है, इसके लिए हम लोग ना ऑटोक्लेव कर सकते हैं। और शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग 5% क्रिसॉल सॉल्यूशन यूज करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शार्प इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कैसे स्टेरिलाइज करते हैं। फिर रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन ट्यूब के लिए ग्लूटाराल्डिहाइड भी हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग का स्टेरिलाइजेशन का चैप्टर खत्म हो गया। मेनली हम लोग को यही याद रखना है, ये जो टेबल है इसमें सारा दिया हुआ है, कौन कौन सा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक हम लोग को यूज करना है, कौन सा मटेरियल के चलता है। हाँ, तो ये वाला टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद सभी को क्लास में रहने के लिए।